के अवसर पर हम अपने पार्टी के लक्ष्य नारी शक्ति के राजनीतिकरण को पूरा करने के उद्देश्य से पार्टी की द्वितीय सदस्यता अभियान सत्र 2021-23 की शुभारंभ करने जा रहे हैं। पार्टी ऐसा समझती है कि भारत में 62% नारी साक्षरता है, 14% महिला उद्यमी और महिला पुरुष कार्य सहभागिता मात्र 7% है। वैसे देश में केवल दहेज उत्पीड़न और मायके की संपत्ति में विवाद खड़ा कर नारी का सशक्तिकरण नहीं किया जा सकता। बहुत सारी योजनाएं चलती है, लेकिन इसके बावजूद भी हम शिक्षा के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए। साथ ही साथ हमने अपने चुनावों में, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा चुनाव हो, चाहे पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षित सीट है। सर फिलहाल तो अभी सरकार सारी व्यवस्थाएं लागू कर चुकी है नारी सशक्तिकरण के लिए, हर जगह आरक्षण की सुविधा भी दे दी है। वही बता रहे हैं, तो आप बताइए कि कितनी सुषमा स्वराज हो गई। राबड़ी देवी भी लालू जी की पत्नी थी, और आज आप जितना भी आरक्षित सीट पर मुखिया, बीडीसी, जिला परिषद देखते होंगे, वो किसी की बेटी, बहू और पत्नी। मैं चाहता हूं कि जो सोशल वर्कर के रूप में नारियां हैं, वह क्यों नहीं इन पदों पर चुनी जाती। इसका सीधा सा मतलब है कि हम नारियों को क्रिया चरित्र से ज़्यादा कुछ नहीं समझते हैं। लेकिन मुझे बताएं कि नारियां क्रिया चरित्र है किस रूप में, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में या माँ के रूप में। और यह संस्कार बोध ही नारी का राजनीतिकरण नहीं होने दिया। हमने बीड़ा उठाया कि यहाँ पर किसी की बेटी, बहू और पत्नी नहीं, बल्कि स्वतंत्र रूप से सामाजिक काम करने वाली नारियां ही पार्टी की कैडर बनेगी, पार्टी की प्रत्याशी होगी। वह चुनाव हारे या जीते यह बाद का विषय होगा, लेकिन वर्क राजनीति का वर्क कल्चर हम चेंज कर देने का बीड़ा उठाएं। सर फिर तो वही कंडीशन जो भी से अभी मौजूदा सरकार में नारियों को हो रही है, एक रबर स्टंप बनकर ही सिर्फ रह गई है। रबर स्टंप पूरी व्यवस्था है, रबर स्टंप पूरी व्यवस्था है। और मुझे कहना नहीं चाहिए, भारत के राष्ट्रपति भी रबर स्टंप, जबकि संविधान का, अमेरिका के संविधान से अगर तुलना कीजिए तो अमेरिका के राष्ट्रपति से मजबूत और ज़्यादा शक्तियां भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। लेकिन रबर स्टंप, राज्यपाल का पद यहाँ रबर स्टंप है। और बिहार में सुशासन बाबू, कानून का राज लाने वाले नीतीश जी बीडीसी, मुखिया और जिला परिषद को रबर स्टाम्प ही समझते हैं। डीडीसी और वीडियो के मार्फत किसी को बोलने का अधिकार नहीं। नारी सशक्तिकरण एक जागरूकता अभियान, यह किसी कानून से लाया नहीं जा सकता। हमने तो कहा कि दहेज के खिलाफ बहुत सारे कानून, लेकिन दहेज उत्पीड़न की घटना दिन रात बढ़ती चली जा रही है। हर बेटी की माँ बहू को नौकरानी के रूप में ट्रीट करती है और बेटी को राजकुमारी बना देना चाहती है। यह संस्कृति कैसे खत्म होगी? यह संस्कृति जन जागरूकता से खत्म होगा। इसलिए हमारी पार्टी ने नारी शक्ति के समाजीकरण का नहीं, नारी शक्ति के राजनीतिकरण का मुद्दा उठाई है कि इनका राजनीतिकरण करेंगे, इन शक्तियों का राजनीतिकरण। योजनाएं तो बहुत सारी चल रही है, लेकिन महिला कार्य सहभागिता इस देश में नहीं बढ़ पाया। मात्र 7% है, जो पिछड़े देश का, आप ब्रिटेन से तुलना करेंगे, अमेरिका से तुलना करेंगे, वहाँ महिला पुरुष कार्य सहभागिता 28% है अभी भी। सर आपकी पार्टी का स्लोगन है किसानों का दाम और नौजवानों का काम। सर इस पर आप क्या काम कर रहे हैं? हम यह मानते हैं कि किसानों को फैक्ट्रियों के मालिक की तरह अपने उत्पाद का मूल्य मिलना चाहिए। किसानी पीढ़ी दर पीढ़ी का पेशा, पीढ़ी दर पीढ़ी को रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है। और इसमें अगर किसान फटेहाल, बदहाल हो गया तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। आज जापान, अमेरिका, नीदरलैंड, ब्रिटेन अगर मजबूत कंट्री के रूप में माना जाता है तो सिर्फ इसलिए माना जाता है कि उसके जीडीपी में कृषि का योगदान बहुत ज़्यादा है। कृषि का भारत में जब विक्रमादित्य का शासन था, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, सम्राट अशोक का शासन था और नेहरू के प्रथम पंचवर्षीय योजना थी,
तक जब भारत के जीडीपी में उसका योगदान 14% ही था तो भारत खुशहाल था। भारत के किसान जब गरीब हुए तो 1857 की गदर लाए, छत्रपति शिवाजी जैसे शासक पैदा किए। तो आज किसान बदहाल और पटेहाल है। इनके जीडीपी में योगदान 4% से 6% है और बिहार में और निरंतर गिरते जा रहे हैं। कृषि रोड मैप वाला देश है, राज्य। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ 3 कृषि रोड मैप आया, फिर भी किसान यहाँ पटेहाल। लेकिन बिहार के किसान भी समझते हैं कि कृषि मंडी समाप्त कर दिया। नीतीश जी पढ़े लिखे इंसान है, कृषि मंडी समाप्त करके बहुत बढ़िया किया। आज पूरे कृषि मंडी के समाप्ति पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ किसान उतरे हुए हैं। सर, तो किसान कानून बिल सरकार लाई है, इस पे आप क्या कहना है? हम इसके विरोध में। क्यों सर? क्योंकि ये तीनों किसान को अंग्रेजों की तरह और शाहजहां के ज़माने में की तरह किसानों को गुलाम बना दिया, उनकी ज़मीन छीन ली जाएगी। सत्ता का 2 बार हस्तांतरण हुआ, एक शाहजहां के समय हुआ और एक अंग्रेजों के समय हुआ। ये तीसरा हस्तांतरण का नीति है, सत्ता और संपत्ति का हस्तांतरण। सर, नौजवानों के लेकर से अभी नौजवानों के काम से मेरा सीधा तात्पर्य है कि इनको सरकारी नौकरी मात्र 2 से 3% आबादी को ही कोई देश दे सकता है, लेकिन स्वरोजगार के मार्फत हम इसे नौजवानों को काम दे सकते हैं। और भारत का एक कल्चर रहा है सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर अब तक। मेरा मानना है कि मध्यकालीन इतिहास का जो भारत था, उसके पूर्व भारत में आत्मनिर्भर बसावटों का भारत था। तो भारत कभी किसानों का देश नहीं रहा, भारत कभी गाँवों का देश नहीं रहा। भारत आत्मनिर्भर बसावटों का देश रहा। यहाँ की बसावटें में सारी चीज़ उपलब्ध थी। कपड़ा दीजिए, गेहूँ खरीदिए, गेहूँ दीजिए, सोना का गहना खरीदिए, ये भारत के बसावटों के अंदर का कल्चर। तो आत्मनिर्भर बसावटें जब बनेगी तो स्वाभाविक है कि तमाम लोगों को रोजगार मिल जाएगा। और हमारी बसावटों की आत्मनिर्भरता को छीन लिया गया आज़ादी के बाद। सबसे पहले मुगल शासकों ने छीना, उसके बाद ब्रिटिश ने छीना और उसके बाद अब छीन रहे। एक अध्ययन आया था ब्रिटेन की एक संस्था का, जिसमें खुद अपने ही राज्य का थेचरवादी सिद्धांत का, अपने ही देश के थेचरवादी सिद्धांत का विरोध किया। उसमें लिखा हुआ था कि अंग्रेज रेल की पटरियां क्यों बिछा रहे हैं। अंग्रेज रेल की पटरियां माल और खदान ढोने के लिए बिछाते, उनको देश की तरक्की से कोई मतलब नहीं था। हमारे नीतीश जी भी मुख्यमंत्री सेतु योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना से केवल सड़कों को किसानों के बीच पहुंचा रहे हैं ताकि बिचौलिया आसानी से पहुंचे और किसानों को कम लाभ कम मूल्य में देकर चले आए। 1800 रुपया इस बार समर्थन मूल्य धान का किया, 1800 रुपया प्रति क्विंटल। 1100 रुपया भी प्रति क्विंटल धान का मूल्य नहीं मिला और उसमें भी 300 रुपया प्रति क्विंटल रिश्वतखोरी और कमीशनखोरी। बताइए किसानों को क्या दाम मिल रहा है। नीतीश जी किसी रोड में के जनक है, पीठ थपथपाते रहते हैं। इसलिए हमने कहा सरकार को क्या कहना चाहिए नौजवानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए? नौजवानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बैंक साख जमा अनुपात इनको बढ़ाना होगा, बैंक गारंटी बढ़ाना होगा, छोटे छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देना होगा। अगर जाति व्यवस्था हिंदू समाज का श्रृंगार है तो जाति के अनुरूप कर्म को भी निर्धारित करना होगा और व्यवसाय को भी निर्धारित करना होगा। सरकार जो 10 लाख की लोन प्रावधान करेगी, क्या उससे आप खुश है कि और भी कुछ सरकार अपना आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ ले और अपने कार्यकर्ताओं को पढ़वा ले। 2005 से लेकर 2020 तक नीतीश जी और नीतीश जी के सिपाही यह बताएं कि महिला वित्त निगम, अल्पसंख्यक वित्त निगम, अति पिछड़ा वित्त निगम अपने उपलब्ध बजट का 20% भी लोन दे पाया। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का क्या सफलता है यह बता दे, फिर हम लोग विश्वास कर लेंगे कि महिलाओं को 10 लाख रुपया लोन देंगे। नहीं सर, महिलाओं की बात नहीं, सरकार बोली कि महिला और पुरुष दोनों को लोन दिया जाएगा 10 लाख। तो बता दें, महिला वित्त निगम तो पहले से मौजूद है ना। ये 20% भी लोन नहीं दे पाए उपलब्ध राशि का। इससे 5 लाख की अनुदान भी है सर, 5 नहीं दे पाएंगे। इनका डपोसम की ये अपने लोगों के दिमाग में बैठा दिए हैं कि हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री कोई नहीं है। महामाया प्रसाद की कोई डिग्री नहीं थी।
केवी सहाय की कोई डिग्री नहीं थी, श्री कृष्ण बाबू की कोई डिग्री नहीं थी, ठीक है। डिग्रीधारी यही है, लोगों के मन में बैठा दिया है कि हम सुशासन हैं, पढ़े लिखे हैं, अगर हमको हटाओगे तो अनपढ़ 9वीं फेल आ जाएगा सत्ता में। यह डर दिखा दिखा के लोक लुहावन नारे देकर जासेबाजी आंकड़ेबाजी करते रहते हैं। आपके अपनी पार्टी के क्या विचार हैं? मेरी पार्टी कृषक समाजवाद के आर्थिक विचारधारा और सामाजिक विचारधारा पर काम चलिए जो जगदेव बाबू और कर्पूरी ठाकुर का सपना। बहुत बहुत धन्यवाद।